हमारी जितनी भी सेंस ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सी हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं? आईज, ईयर, नोज, स्किन और टंग। इनमें से शायद आई जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका कारण क्या है कि ये हमें हमारे आसपास की दुनिया को देखने में, उनको अप्रिशिएट करने में हेल्प करती है। ह्यूमन आई एक कैमरा की तरह वर्क करती है। इसका जो लेंस सिस्टम है वो एक इमेज फॉर्म करता है। जिस स्क्रीन के ऊपर वो इमेज फॉर्म करता है वो एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है जिसे रेटिना कहा जाता है। लाइट जो है वो आंख के अंदर एंटर करती है एक थिन मेम्ब्रेन कॉर्निया के थ्रू। कॉर्निया जो है ये आप देख सकते हो, ये आई का जो ये बल्ज है, दिस बल्ज इज द कॉर्निया। ये पूरा जो बल्ज है, लाइट एंटर करती है आई के अंदर इस कॉर्निया के थ्रू, जो कि आई के फ्रंट पे एक ये बल्ज, ट्रांसपेरेंट बल्ज फॉर्म करता है। आई बॉल अप्रोक्सीमेटली शेप में स्फेरिकल है और इसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर है। आंख में जब लाइट एंटर करती है तो बहुत हद तक उसकी जो रिफ्रैक्शन है लाइट की वो इस कॉर्निया से ही हो जाती है, या फिर इस कॉर्निया के साथ ही इमीडिएटली इसके बिहाइंड एक लिक्विड फील्ड होता है, एक्वस ह्यूमर। कैन यू सी दिस वर्ड हियर, एक्वस ह्यूमर? तो कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर इकट्ठा मिलके लाइट जो आंख में एंटर करती है उसको रिफ्रैक्ट करने का काम करते हैं, और मोर देन 90% ऑफ द रिफ्रैक्शन offered to the light entering the eye is caused due to these two parts. आई लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस है, लेकिन वो बहुत कम रिफ्रैक्शन प्रोवाइड करता है। उसका काम होता है सिर्फ जिस लाइट को कॉर्निया और एक्वस ह्यूमर ने रिफ्रैक्ट करा के यहां तक भेजा है उसको फाइन ट्यून करना थोड़ा सा, ताकि हर बारी इमेज रेटिना के ऊपर ही बने, बस। उसका और कोई खास काम नहीं होता। ठीक है? Most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. The crystalline lens merely provides the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distances on the retina. किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? नो नो सर। सर। कॉर्निया के पीछे हमें एक स्ट्रक्चर नजर आता है, आइरिस। ये आइरिस है, ये ध्यान दो, इधर फिगर में देखो प्लीज। आइरिस ये वाली डार्क असेंबली है, ये चीज, ये जो इसके आगे आई हुई है ऊपर नीचे से, ठीक है? दिस इज आइरिस। तो आइरिस जो है ये आई लेंस को उसकी जगह पे होल्ड करके रखता है। इट इज अ मस्कुलर डायफ्रेगम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। इसके सेंटर पे जो ये ओपनिंग नजर आ रही है आपको, दिस इज प्यूपिल। प्यूपिल का साइज आंख में जो लाइट एंटर करती है उसकी अमाउंट को रेगुलेट करने का काम करता है। प्यूपिल का साइज बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट एंटर करेगी, प्यूपिल का साइज छोटा होगा तो कम लाइट एंटर करेगी। ठीक है? हाउ डू यू थिंक विल दैट बी बेनिफिशियल? क्या लगता है आपको तान्या? अगर हम अचानक से ब्राइट लाइट में जाएंगे और अगर ज्यादा लाइट एंटर कर जाएगी तो हमारी आई को हार्मफुल हो सकती है, तो प्यूपिल का साइज कम हो जाता है। रेटिना जो है वो बड़ा डेलिकेट मेम्ब्रेन है। अगर ज्यादा लाइट एंटर करती है हमारी आंखों में तो रेटिना के जो सेल्स हैं वो नॉट करेक्ट टू यूज द वर्ड बर्न आउट, वो वर्ड सही नहीं है, लेकिन वी कैन जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो जो सेल्स हैं वो खराब हो जाएंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आपको। सो इसीलिए जब हम ऐसे किसी एनवायरनमेंट में होते हैं जहां पर लाइट बहुत ज्यादा होती है, लाइट की इंटेंसिटी, तो प्यूपिल का साइज छोटा हो जाता है ताकि कम से कम लाइट एंटर करे। इट इज लाइक अ डोर। डोर का साइज जितना छोटा होगा एक टाइम में उतने कम लोग एंटर कर पाएंगे, राइट? सो कम लाइट एंटर करेगी, एंड व्हेन वी आर इन अ डार्क रूम और डार्क एनवायरनमेंट, उस टाइम पे प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाता है ताकि मैक्सिमम लाइट आंख में एंटर करे। आई लेंस एक इन्वर्टेड रियल इमेज फॉर्म करता है ऑब्जेक्ट की रेटिना के ऊपर। अंडरलाइन कर लो इसको। लोगों को लगता है हम हर चीज को सीधा देख रहे हैं तो इमेज भी सीधी बन रही है। नो, आई लेंस इज अ कन्वेक्स लेंस इन नेचर and it therefore forms a real and inverted image, not an erect image. ठीक है? It forms an inverted image on the retina, but
वो जो सिग्नल हमारे ब्रेन को जाता है तो हमारा ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली सीधा करके परसीव करता है, ठीक है, our brain perceives it. For example, if I tell you to have a look at this, I tell you to have a look at this, ये मैंने क्या लिखा है? कनन म्यूट हो आप. You said something ए, but I, ये ए लिखा है मैंने, लिखा मैंने उल्टा है, बट क्योंकि आपको रिकॉग्निशन है कि ये ए है तो आप ऑटोमेटिकली, इट डजंट टेक एनी टाइम, आप ऑटोमेटिकली इसको परसीव कर रहे हो कि ये ए लिखा हुआ है, बस उल्टा है. तो वैसे ही इमेज तो उल्टा ही बनती है हमारे रेटिना के ऊपर, बट वो सिग्नल ब्रेन को जाता है तो ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली फिर से इन्वर्ट करके समझता है, परसीव करता है कि हम क्या देख रहे हैं. सो एज यू आर सीइंग मी ऑन द स्क्रीन, आपके रेटिना पे मेरी इमेज उल्टी बन रही है, सिर नीचे और ये धड़ जो है, नेक जो है वो ऊपर है. लेकिन वो जो इंफॉर्मेशन ब्रेन को गई, हमारे जो हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, हमारे जो फोटो रिसेप्टर्स जो हमारे ब्रेन में है, लोब्स, वहां पे जब ये जाएगी इंफॉर्मेशन तो ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली सीधा करके ही समझता है, ठीक है. तो रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन है जिसके अंदर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है. जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब उनके ऊपर लाइट आके फॉल करती है, ठीक है, और एज अ रिजल्ट वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करते हैं. कई बार हमें ये समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि हाउ इज इट पॉसिबल, बट आप सोचो सोलर सेल्स हैं, क्या काम करते हैं वो, उनके ऊपर सनलाइट आके फॉल करती है, व्हाट डू दे डू, व्हाट डू दे डू. तान्या फोन को छोड़ के काम पे ध्यान दो. क्या करते हैं वो, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है सोलर लाइट को डायरेक्टली, राइट. उसी तरह से लाइट सेंसिटिव स्क्रीन के ऊपर जब लाइट आके फॉल करती है तो ऑटोमेटिकली उनके कॉरेस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होते हैं जो कि ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को भेज दिए जाते हैं. ब्रेन उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और फाइनली उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जिसे कि हम लोग परसीव करते हैं ऑब्जेक्ट्स को जैसा कि वो हैं, ठीक है. अगर हमारे विजुअल सिस्टम के किसी भी पार्ट को कोई डैमेज हो जाए या विजुअल फंक्शनिंग को कोई वो हो जाए, डैमेज हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर जो कई बार क्या होता है लोगों का आईलेंस ठीक होता है, कॉर्निया ठीक होता है, रेटिना ठीक होता है, लेकिन फिर भी दे आर अनएबल टू सी. उसका रीजन क्या होता है, जो हमारी ऑप्टिक नर्व है, ये जो नर्व दिखाई हुई है, ये नर्व, ये रेटिना से जुड़ी हुई है, सारी इंफॉर्मेशन को एक तार की तरह है जो ब्रेन तक लेके जाती है. ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाती है तो इंफॉर्मेशन बन तो रही है बट पहुंच नहीं रही. फॉर एग्जाम्पल पीछे इलेक्ट्रिसिटी तो आ रही है लेकिन बीच में से तार टूटी हुई है तो आगे चीज तो चल ही नहीं रही. फैन भी ठीक है, पीछे से बिजली भी आ रही है बट उसकी तार बीच में से टूटी हुई है, सो फैन इज नॉट वर्किंग. सिमिलरली वी आर अनएबल टू सी अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए. तो इनमें से कोई भी अगर हिस्सा डैमेज हो जाता है तो हम प्रॉपरली देख नहीं पाते. सो क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड, यहाँ से वर्किंग से रिलेटेड आ सकते हैं. आइरिस का फंक्शन क्या है, कॉर्निया का फंक्शन क्या है, प्यूपिल का फंक्शन क्या है, आईलेंस का फंक्शन क्या है, इमेज रियल बनती है कि वर्चुअल बनती है, ऑप्टिक नर्व का काम क्या होता है, एक्वस ह्यूमर का काम क्या होता है, आई का डायमीटर कितना है, ये सारे 1 मार्क क्वेश्चन इसमें से आपको बन सकते हैं. एक चीज और होती है, ये जो सारी स्पेस है यहाँ पे, इसके अंदर एक और लिक्विड होता है विच इज कॉल्ड विट्रियस ह्यूमर. विट्रियस ह्यूमर का काम होता है कि वो आंख को अंदर से मॉइस्ट रखता है जिससे कि आई अपना काम ढंग से कर सकती है. एंड सेकेंडली वो एक टर्जिडिटी रिजिडिटी बना के रखता है जिससे आई बॉल अपनी शेप मेंटेन रखती है, ठीक है. उसका काम रिफ्रैक्शन वगैरह का कुछ भी नहीं होता. पता नहीं है, आई डोंट नो वेदर यू हैव कम अक्रॉस दिस थिंग और नॉट. कई लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी आंखें कहते हैं जी ड्राई हो गई आंखें, ठीक है, और इसीलिए उनको प्रॉब्लम होती है. अब आंखें ड्राई होने का मतलब ये नहीं कि रोल हो गए और थोड़ी सी आंखें वेट हो जाएंगी, वो वाला बात नहीं होती. उसका काम होता है कि अंदर से विट्रियस ह्यूमर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो अंदर से प्रॉब्लम होनी शुरू होती है, इन्फ्लेमेशन होनी शुरू हो जाती है पूरी अंदर लेयर्स की. ओके,
अच्छा, उसके बाद फिर क्वेश्चंस आते हैं, व्हाई आर वी अनेबल टू सी फॉर अ व्हाइल व्हेन वी एंटर अ डार्क रूम फ्रॉम ब्राइट सनलाइट। हम कभी जाते होते थे मॉल्स में पिक्चर देखने के लिए, तो जब हम एंटर करते थे बाहर से हॉल के अंदर, और अगर मूवी शुरू हो चुकी होती है, तो हम कहते हैं ना कि एक आधे मिनट के लिए थोड़ा सा साइड पे पीछे ही लग के खड़े हो जाओ, है ना। एकदम से अंदर घुसते हैं तो सब अंधेरा नजर आता है, कोई चीज नजर नहीं आती। आधे मिनट के लिए या 10-15 सेकंड के लिए साइड पे लग जाओ आप, एंड धीरे धीरे आपको सब कुछ विजिबल होना शुरू हो जाता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज जब हम बाहर ब्राइट लाइट में है तो हमारे प्यूपिल का साइज बहुत छोटा होता है ताकि कम लाइट अंदर जाए। लेकिन जब हम एक डार्क रूम में एंटर करते हैं तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे ऑलरेडी लाइट बहुत कम है, ऊपर से प्यूपिल का साइज छोटा है, तो लाइट और भी कम अंदर जाएगी और हमें नजर नहीं आएगा। सो अनटिल एंड अनलेस धीरे धीरे प्यूपिल का साइज बड़ा होता है, लाइट की एंट्री बढ़ती है इनटू द दिस थिंग, इनटू द आई, एंड फिर धीरे धीरे जो है वो हमें प्रॉपरली दिखना शुरू होता है। ठीक है। कन्वर्स होता है इसका, why do we see a flash in our eye when we move out from a dark room into bright sunlight? डार्क रूम में प्यूपिल का साइज बहुत बड़ा है ताकि ज्यादा लाइट एंटर कर सके। हम ब्राइट लाइट में जैसे ही निकलते हैं बाहर, तो एकदम से क्योंकि प्यूपिल का साइज बड़ा, बहुत ज्यादा लाइट एंटर कर जाती है, तो एक एक्स्ट्रा इल्यूमिनेशन होने के कारण हम रिफ्लेक्सली अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो एक चकाचौंध करने वाली रोशनी आंखों में इल्यूमिनेशन प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी। पावर ऑफ अकोमोडेशन, आई लेंस जो है वो एक फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है। इसके कर्वेचर को कुछ हद तक सिलरी मसल्स वो कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ये है सिलरी मसल्स, प्लीज ये पिक्सेलेट हो गई है थोड़ी सी। ये सिलरी मसल्स हैं, ये जिनके बीच में ये आई लेंस जो है ये होल्ड किया हुआ है, इन्हीं की एक्सटेंशन होती है ये आइरिस। ठीक है, सिलरी मसल्स ने इसको होल्ड किया हुआ है। तो सिलरी मसल्स क्या करते हैं, ये इन्होंने होल्ड किया हुआ है इसको, आई लेंस को ऐसे। जब ये इसको दबाएंगे थोड़ा सा, तो ये फ्लैट थोड़ा सा थिक हो जाएगा, और जब ये पुल बैक करेंगे तो ये वापस थिन हो जाएगा। तो इस तरीके से सिलरी मसल्स जो हैं वो दबाव डाल के थोड़ा सा कंप्रेस करके या रिलैक्स होके दे कीप ऑन चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपिल। ठीक है, आई लेंस, जिसके कारण लाइट की जो रिफ्रैक्शन है उसकी अमाउंट चेंज हो जाती है, कभी कम रिफ्रैक्शन कभी ज्यादा। बट इट इज नॉट रैंडम कि भाई जो उसका मन करेगा वो करेगा। अगर हम जैसे दूर की चीज देख रहे हैं तो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा, नजदीक की चीज देख रहे हैं तो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। बट काम उसका ये है कि सिलरी मसल्स जो हैं वो आई लेंस के कर्वेचर को रेगुलेट करते हैं ताकि हम दूर की चीज और नजदीक की चीज दोनों को अच्छे से देख पाए। आई लेंस का जो कर्वेचर है जब वो चेंज होता है तो उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाती है। जब सिलरी मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं तो ये लेंस थिन हो जाता है, तो उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाती है, तब हम दूर की चीज को देख पाते हैं। इसको अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस व्हेन वी आर सीइंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट? तो फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज मोर व्हेन वी आर सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज लेस व्हेन वी आर सीइंग क्लोजर ऑब्जेक्ट्स। जब हम पास की चीजों को देखते हैं तो सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इससे आई लेंस का कर्वेचर बढ़ जाता है, लेंस मोटा हो जाता है, कॉन्सिक्वेंटली उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। इससे हम नजदीक की चीज को भी प्रॉपरली देख पाते हैं। सो दैट इज वाई बिना हमारे बिना कोई डिवाइस यूज किए हुए हम दूर की चीज को और नजदीक की चीज को दोनों को प्रॉपरली देख पाते हैं। जो एबिलिटी है आई लेंस की टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, it is called accommodation, right? The ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation. प्लीज इसको ध्यान से समझना, दो टर्म्स हैं, accommodation और power of accommodation। लोग जनरली इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने समझा ध्यान से नहीं होता। आंख की जो ये एबिलिटी है आई लेंस की कि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है दूर की चीज और नजदीक की चीज के हिसाब से, इसको कहा जाता है accommodation। However,
कम से कम भी कोई तो लिमिट होगी ना कि किसके बियॉन्ड और कम नहीं की जा सकती फोकल लेंथ, है ना। तो एक सर्टेन मिनिमम लिमिट से ज्यादा कम हम उसकी फोकल लेंथ को नहीं कर सकते हैं। अगर आपने आपके अपने हाथ में, अब आपने एक बुक पकड़ी हुई है, आप इसको अपने पास लेकर आओ ऐसे, और कोई वर्ड्स पढ़ने की कोशिश करो, ट्राई करो, देखो पढ़ पा रहे हो, इतनी की दूर रखो अपने से, देखो पढ़ पा रहे हो। अगर पढ़ सक रहे हो थोड़ा और आगे लेकर आओ, थोड़ा और आगे लेकर आओ, और देखो कि क्या बिल्कुल जब आप बहुत नजदीक भी ले आते हो, आर यू एबल टू रीड दी वर्ड्स रिटन ऑन द पेपर? आर यू एबल टू रीड? नो। नो सर। नो सर। क्यों? क्योंकि आई लेंस, सिलरी मसल्स कुछ हद तक उसकी फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं सो एज टू एनेबल अस टू सी द क्लोजर ऑब्जेक्ट्स, बट नॉट बियॉन्ड अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। उस पॉइंट के बियॉन्ड हम नहीं देख सकते। अगर ऑब्जेक्ट और आगे आ जाएगी तो वी आर अनेबल टू सी इट। वो लिमिट है 25 सेंटीमीटर। एनीथिंग प्लेस्ड क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, हमारी आंख उसको बिना स्ट्रेस के क्लियरली नहीं देख सकती। ठीक है, ये हमारे मिनिमम, इसको कहा जाता है, द टेक्निकल टर्म इज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस, ये क्लियर है, ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है क्लियर विजन। तो साफ साफ देखने के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए ऑब्जेक्ट का हमारी आंख से, हेल्दी आई से, वो है 25 सेंटीमीटर। और जो ये मिनिमम डिस्टेंस होता है इसको हम नियर पॉइंट भी बोल देते हैं आई का, और लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन भी बोलते हैं। लेकिन अगेन इसमें समझना, इसको थोड़ा सा कैच है। हेल्दी आई के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और नियर पॉइंट सेम है, लेकिन अगर डिफेक्टिव आई है तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तो हमेशा 25 सेंटीमीटर रहेगा, क्योंकि वो एक टेक्निकल वैल्यू है। लेकिन नियर पॉइंट अगर किसी को इससे आगे नहीं नजर आता, यहां से आगे, तो उसका नियर पॉइंट ये है, वट एवर दिस डिस्टेंस इज, इट विल नॉट बी 25 सेंटीमीटर। ठीक है। सिमिलरली दूर से दूर हम जहां तक देख सकते हैं, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड द फार पॉइंट ऑफ द आई। वो कितना होता है नॉर्मल आई के लिए, आपको लगता है 100 मीटर, 200 मीटर, कितना? अनाहिता? 100 मीटर। 100 मीटर। आकृति? सेम सर। सिद्धार्थ? तो इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। सन हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, हम फिर भी उसको देख सकते हैं। मून हमसे लाखों किलोमीटर दूर है, हम फिर भी उसको देख सकते हैं। पॉइंट इज, अगर आपका लाइन ऑफ विजन क्लियर है तो आप बहुत दूर की चीज भी देख सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपका लाइन ऑफ विजन क्लियर, अगर आपके रास्ते में कोई चीज आ गई तो फिर तो ऑब्वियसली आप उसके बियॉन्ड नहीं देख सकते हो, अदरवाइज यू कैन सी टिल इन्फिनिटी। सो फार पॉइंट फॉर अ ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन हेल्दी आई इज इन्फिनिटी। ठीक है। तो अब समझना पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई क्या है। ये जो आई की पावर है, आई लेंस की पावर है, टू फोकस एट 25 सेंटीमीटर एंड टू फोकस एट इंफिनिटी, ये जो पावर रेंज है दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। हमने पावर का टॉपिक पढ़ा था ना लाइट चैप्टर में, याद है आपको? व्हाट इज पावर? पावर इज 1 बाय फोकल लेंथ। बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप पढ़ समझ सकोगे कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और इंफिनिटी पे फोकस करने के लिए जो पावर चाहिए आई लेंस को, वो होती है 4 डायोप्टर और 0 डायोप्टर्स। सो एज अ रिजल्ट पावर की रेंज कितनी हो गई? 4 - 0, 4 डायोप्टर्स। सो पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई इज 4 डायोप्टर्स। हमारा आई लेंस 4 डायोप्टर्स तक का पावर रेंज में अपने आप को चेंज कर सकता है। किसी को कोई क्वेश्चन है यहां तक तो बताइए। नो सर। नो ठीक है, सर। इसके बाद कैटरैक्ट की बात है, वो हम नहीं करेंगे बिकॉज डिफेक्ट्स आर डिलीटेड। व्हाई डू वी हैव 2 आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट 1? इसका वेरी क्विकली, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिंपल 2 लाइन में बताऊंगा आपको। एक एक्टिविटी करते हैं, अपनी एक आंख के ऊपर हाथ रख के उसको बंद कर लो। हाय हाय नहीं करना, ऐसे आंख के ऊपर। ठीक है। आप आपकी लेफ्ट आई से जस्ट अपने हाथ से एक एंगल बनाओ, आपको कितना रीजन नजर आ रहा है? ऐसे, इतना, ऐसे, जहां तक आपको नजर आ रहा है अभी भी सामने देखते हुए। देखो थोड़ा सा कहां तक
मुझे यहाँ तक नजर आ रहा है, बस इतना। फ्रॉम हेयर यहाँ पे मुझे बिल्कुल कॉर्नर तक नजर आ रहा है, और यहाँ से लेकर मुझे आई कैन सी इट इन हेयर। आप कहाँ तक देख सक रहे हो? देखो रफली, मुंह घुमा के नहीं देखना, प्रकृति देखना सामने ही है। ये नहीं कि सर मैं तो मुंह घुमा के सारा देख सकती हूँ, राइट। और अब अपना ये वाला हाथ हटा दो। इज देयर एनी चेंज टिल द पॉइंट वेयर यू कैन सी अर्लियर एंड वेयर यू कैन सी नाउ? कोई चेंज है? थोड़ा सा इतना का विजन जो है, ये वाला इतना का एरिया वो बढ़ गया ना आपका, है ना? सो विद टू आईज जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू होता है वो बढ़ जाता है, राइट। हमारे को तकरीबन मोर देन 180 डिग्री का व्यू मिलता है जब हम दोनों आंखों से देखते हैं, और जब हम एक आंख से देखते हैं तो तकरीबन हमें 135 डिग्री का एंगल मिलता है रफली। दूसरी चीज, एक्टिवा चलाते हो सब लोग? Yes. कोई है जो नहीं चलाता? साइकिल चलाया आकृति? साइकिल Yes, चलाते हैं या एक्टिवा चलाते चलाते, आपकी अपनी मर्जी है, ये करके मत देखना। वैसे आई विल स्ट्रांगली एडवाइज अगेंस्ट इट। ये नहीं कि सर ने कह दिया तो खतरों के खिलाड़ी बन जाओ। अगर कई बार बाई चांस एक्टिवा चलाते चलाते आंख में कुछ पड़ जाता है ना, तो हम ऐसे अपनी आंख को ऐसे रब करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब हम अपनी आंख को रब करते हुए एक आंख को बंद कर लेते हैं ना, तो आप कभी नोटिस करना सामने से आ रहे ट्रैफिक का आपको डिस्टेंस का सही अंदाजा नहीं लगता कि वो आपसे एक्चुअली कितना दूर है, ठीक है। मतलब वो आपके कंपैरेटिवली दूर होता है, आपको नजदीक लगता है, या थोड़ा वेवर्ड भी होता है, थोड़ा उधर होता है, आपको इधर लगेगा, तो आपको सही अंदाजा नहीं मिलता। सो दो आंखों से व्हाट वी से दैट वी हैव अ स्टीरियो व्यू, मतलब 3 डायमेंशनल व्यू, लेकिन एक आंख से आपको 2 डायमेंशन में व्यू मिलता है। यू कैन इधर सी लेंथ एंड हाइट, और यू कैन सी लेंथ एंड डेप्थ, बट नॉट ऑल। दो आंखों से जब आप देखते हो, एक्चुअली होता क्या है, हमारी इस आंख का व्यू और इस आंख का व्यू दोनों थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं व्यूज। हमारा ब्रेन उन दोनों इमेजेस को मर्ज करके एक 3D इमेज बना के ऑब्जेक्ट को परसीव करता है, ठीक है। सो इसीलिए जो है, आप ये एक्टिविटी जरूर नहीं कि एक्टिवा चलाते हुए करना, आप अभी भी एक आंख बंद करके देखो, सामने देखने की कोशिश करो, आपको दीवार का डिस्टेंस थोड़ा डिफरेंस नजर आएगा जो एक्चुअल है उससे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की थिकनेस का भी आपको सही आइडिया नहीं मिलेगा। अगर कोई चीज पड़ी है ना सामने, उसकी थिकनेस का सही आइडिया नहीं आएगा आपको, डेप्थ का। तो 3 डायमेंशनल व्यू मिलता है दो आंखों से, और सिंगल आंख से वी ओनली हैव अ 2 डायमेंशनल व्यू। उसके बाद है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, व्हिच इज नॉट इन अवर सिलेबस, सो वी विल जस्ट स्किप दैट। कम टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, पेज नंबर 191। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। आपने पढ़ा है कि लाइट रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से कैसे रिफ्रैक्ट होती है। फॉर पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सर्विसेज एज इन अ ग्लास स्लैब, द इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। पीछे हमने वो की थी ना, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट किया था ना, उसमें हमने देखा था कि जो इमर्जेंट रे थी वो इंसिडेंट रे के पैरेलल निकल के आई थी। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं लेटरली, लेटरली मतलब साइडवेज, वो डिस्प्लेस होती थी, सॉरी। अगर हम लाइट को एक ट्रांसपेरेंट प्रिज्म के थ्रू पास करवाते हैं तो लाइट कैसे रिफ्रैक्ट होती है? कंसिडर करो एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म है, उसके अंदर 2 ट्रायंगुलर बेसिस होते हैं और 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होते हैं। प्रिज्म देखा है सभी ने? हैज एवरीवन सीन अ प्रिज्म? Yes, sir. Yes, sir. उसके अंदर 3 होते हैं रेक्टेंगुलर फेसेस और 2 होते हैं ट्रायंगुलर फेसेस। लेट मी जस्ट सी इफ आई हैव अ प्रॉपर 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ अ प्रिज्म। Can you see this? ये 2 फिगर्स, ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, इसके इधर भी रेक्टेंगुलर है, और ये 2 एजेस जो हैं ये ट्रायंगुलर हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें आप देख सकते हो ये ट्रायंगुलर एज है, तो ये बीच में एक इधर वाला, एक उसके उधर वाला, और एक ये नीचे वाला, 3 रेक्टेंगुलर फेसेस हैं
और ऑपोजिट साइड पे अगेन एक ट्रायंगुलर फेस। अभी हम जो एक्टिविटी में देख रहे हैं वो हमें सिर्फ ये इसका एक ये वाला एज दिखाया गया बस, तो डेप्थ पे 3 डायमेंशनल व्यू नहीं है, वो हमें सिर्फ एक एज दिखाया गया, राइट। सो the angle between its two lateral faces is called the angle of prism। ये जो दो फेसेस हैं इसके, जिसके पीछे ये रेक्टेंगुलर फेसेस बने हुए हैं इसके, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है जो ए मार्क्ड है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। लेट अस नाउ डू एन एक्टिविटी टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास प्रिज्म। एक व्हाइट पेपर की शीट आप ड्राइंग बोर्ड के ऊपर फिक्स कर लो यूजिंग ड्राइंग पिन्स। प्लेस अ ग्लास प्रिज्म ऑन इट इन सच अ वे that it rests on its triangular base. Trace the outline of the prism using a pencil। ठीक है, जो ट्रायंगुलर फेस है ये ग्लास, ये आपकी शीट है, ट्रायंगुलर बेस इसके साथ कांटेक्ट में हो, मतलब ये स्टैंडिंग होना चाहिए, इस तरीके से आपने इसको रख देना है और ये उसकी बाउंड्रीज जो है वो मार्क कर देनी है आपने। ड्रॉ अ लाइन PE इंक्लाइंड टू वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेस। ये लाइन PE हमने बना दी, ठीक है। दो पिन्स P और Q इसके ऊपर हम फिक्स कर देंगे। लुक फॉर द इमेजेस ऑफ द पिन्स फिक्स्ड एट P एंड Q थ्रू द अदर फेस AC। जब हम इस वाले एंड से देखेंगे इसको तो हमारे को इन दोनों पिन्स की इमेजेस नजर आएंगी। जहां पे आपको उनकी इमेजेस नजर आती हैं वो पॉइंट्स R और S हैं, वहां पे आपने दो पिन्स और इंसर्ट कर देनी है, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। श्योर। अब हमने क्या करना है, हमने ये जो प्रिज्म बीच में रखा हुआ है इसको उठा देना है शीट के ऊपर से। ये जो पिन है P इसको निकालना है, दो पॉइंट्स लगाने हैं, P की जगह पे Q की जगह पे। R वाली पिन निकालेंगे उसकी जगह पे एक पॉइंट लगाएंगे, S वाली पिन निकालेंगे उसकी जगह पे एक पॉइंट लगाएंगे। इन दोनों के साथ स्केल रख के एक लाइन बना देंगे जो कि एक्सटेंड करेंगे इस बाउंड्री तक, AB तक, ठीक है। R और S को आपस में ज्वाइन करके एक लाइन बनाएंगे जिसको एक्सटेंड करेंगे बाउंड्री AC तक। E और F को आपस में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर एक डी बार रख, रिपीट कर दो। कहां से सर आपने जो भी लास्ट पॉइंट बोला था। हम प्रिज्म उठा देंगे, पिन P निकालेंगे, Q निकालेंगे और जहां पे वो व्हाइट पेपर पे फिक्स थी वहां पे पेंसिल से दो पॉइंट्स लगा देंगे। ऐसे ही R और S वाली पिन्स निकाल के उनकी जगह पे पॉइंट लगा देंगे। फिर स्केल रखेंगे P और Q के साथ और स्केल रख के ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। सिमिलरली स्केल रख के R और S के साथ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, जो कि AB और AC है जिसको जाके मिलेगी, E और F पे जाके स्ट्राइक करेगी, उनको आपस में जोड़ देंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। प्रोटेक्टर लेंगे, AB पे रखेंगे उसका D का जो फ्लैट वाला एंड होता है, पॉइंट E पे उसका वो सेंटर पॉइंट रखेंगे और 90 डिग्री की लाइन बना देंगे ये वाली NE, और उसको दूसरी तरफ भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। ये बन गई नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली एक इधर बना देंगे MM डैश, वो भी बन गई नॉर्मल एट दिस पॉइंट F, राइट। PQ को आगे एक्सटेंड करेंगे डॉटेड, SR को आगे डॉटेड एक्सटेंड करेंगे ताकि वो G पॉइंट पे मीट कर जाए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? श्योर। वैसे ही आपको एक्टिविटी अगर स्कूल खुल गया तो करवाई जाएगी कभी ना कभी। ओके। वैसे तुम्हारे को इंटीमेशन आई 21 तारीख से स्कूल खुलने थे 9th to 12th? सर वो खुला ही नहीं है, वो पोस्टपोन हो गया है। क्या हो गया? पोस्टपोन हो गया? हाँ जी सर। एनीहाउ, सो अब ये जो एंगल्स है प्लीज अब थोड़ा सा ध्यान दो। अब टेक्निकल टर्म्स हैं जो अभी तक हमने बताया, ये आपको थियरी के पेपर में नहीं आना जो अभी तक हमने पढ़ा इस एक्टिविटी में। ये जो डी एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। ये किनके बीच में बन रहा है? इंसिडेंट रे, देखो ध्यान दो, दिस इज इंसिडेंट रे, ये है रिफ्रैक्टेड रे EF, और ये है इमर्जेंट रे जो फाइनली इमर्ज आउट कर रही है FS। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिविएशन। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस।
रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इमर्जेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है जी। सो 5 एंगल्स की इसमें बात हो रही है। एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज ए, एंगल ऑफ डिविएशन दैट इज डी, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है जी, राइट। सो प्रिज्म की जो पिक्यूलियर शेप है वो ये इंश्योर करती है कि जो रे ऑफ लाइट प्रिज्म के ऊपर फॉल कर रही है वो टुवर्ड्स द बेस जो है वो बेंड कर जा रही है। ठीक है जी, राइट। यहां तक आप आज पढ़ो, फिर अगला जो है टॉपिक वो हम कल को करेंगे। यहां तक पढ़ के इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क।
बेटा कोई प्रॉब्लम किसी को अभी तक? नो सर।